सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप सो अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप जैसा जानते भी कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल जो अभी जेई एडवांस हुआ जो कल हुआ था उसमें भी दोनों पेपर में एक एक क्वेश्चन थे। और इवन दो आप ये मान के चलिए कि फिजिकल केमिस्ट्री में अगर 18 क्वेश्चन आते हैं, मतलब केमिस्ट्री के अगर 18 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से 8 to 9 क्वेश्चंस एटलीस्ट फिजिकल से ही रहते हैं। मतलब आप समझ लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका मैथ्स अच्छा, फिजिक्स अच्छा, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत कभी भी नहीं आएंगे। और ये एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब ही क्या, एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री तो है ही नो डाउट, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ डोंट इग्नोर। 11th का जो भी फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है सब के सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो थोड़ा बहुत चिट चैट आपको ताकि बोर ना लगे, इसलिए मैंने आज की शुरुआत यहीं से की है। ठीक है, तो चलो अब तक हमारा बैरोमीटर हो चुका है, मतलब पार्ट 1 हमारे यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक। और यहाँ से हमारा पार्ट 2 चालू है, जो है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होता है समझो भाग, आखिर क्या है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो, मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट था। ठीक है, मैक्सवेल ने क्या किया, एक दिन अपने आप को, नो डाउट अपने आप में बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। अपने आप को एक दिन वो कमरे में बंद कर लिया। ठीक है, और वो अपने गैसेस के बारे में सोचता गया। ठीक है, और उसने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, जिनमें से उसने 12-14 पॉइंट बनाए थे गैसेस। ये देखो, ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थे, इसमें कुछ उसने पॉइंट्स बताए जो विदाउट एक्सपेरिमेंट थे। ये जितने भी पॉइंट उसने बताए थे ना, विदाउट एक्सपेरिमेंट है। और ये बड़ी बात थी कि जो भी उसने बताया उसके मतलब ये जो थ्योरी थी ना, ये एक्चुअली उसके दिमाग की उपज थी। और इस बात के लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला था मैक्सवेल को, कि उसने जो भी एक्चुअली गैसेस के बारे में जो पॉइंट्स बताए तो उनमें से 98% पॉइंट्स सही थे। 2% क्या गलत थे वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट उसने क्या बोला, देखो मेन पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजे। मेन पोस्टुलेट ऑफ केटीजे। देखो गैसेस स्टेट में एकमात्र यही एक ऐसा पार्ट है जहां पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनते, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। बस इनके पॉइंट्स आप एक समझिए। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका, ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोला, गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ small tiny particle, small tiny particle known as molecule, known as molecule। ठीक है, गैस जो भी बना होता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, ये पहली पॉइंट उसने बताई थी। दूसरा क्या बोला, मॉलिक्यूल ऑफ ए सिंगल गैस, molecule of a single gas, molecule of a single gas are identical in size, are identical in size, comma shape, as well as in mass, but different from molecules of another gas, molecules of another gas। ठीक है, ये इसका सेकंड पॉइंट है कि भाई सिंगल गैस का, अगर मान लो N2 गैस, एक कंटेनर में आपने N2 गैस लिया है, उसके सारे मॉलिक्यूल्स का साइज भी सेम रहेगा, शेप भी सेम रहेगा, और इवन तो उनका मास भी सेम रहेगा। तो ऑब्वियस बात है, एक कंटेनर लिया आपने, उसमें आपने 2 मोल N2 गैस ले लिया, मान लो 2 मोल N2 में 12 × 10⁻23 मॉलिक्यूल है, तो हर मॉलिक्यूल का शेप, साइज और मास इक्वल रहेगा। ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे जो N2 प्रेजेंट है उसका 28 और यहाँ पे 32, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो वो बात इसने बोली जो सही थी। और डिफरेंट गैस का जो डिफरेंट रहेगा, मतलब एक कंटेनर में O2 और एक कंटेनर में N2 है, तो O2 N2 का शेप, साइज और मास डिफरेंट रहेगा। वही बात ये इसने बोली थी। ठीक है, तीसरा बात उसने बोला, इफेक्ट ऑफ force of gravity on gas, force of
gravity on gas, effect of force of gravity on gas molecule, gas molecule is negligible, is negligible due to their very small mass, due to their very small mass। ठीक है, देखो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी गैस मॉलिक्यूल में क्या होता है, निग्लिजिबल होता है। अब इसका मीनिंग समझो बात को। अगर आपने एक बॉल फेंका, जैसे ऊपर से मैंने ऐसे छोड़ा, तो बॉल क्या होगा, टकराएगा जमीन पे, फिर आएगा, मतलब जंप करते 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 ऐसे जाएगा। एक समय के बाद वो क्या आ जाता है, अपने आप रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट लग रहा है। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट रहता तो अपने आप जंप करते रहता था, क्योंकि भाई आप कोई ऊपर से कोई फोर्स लगाने वाला है ही नहीं, तो अपने आप ये जंप करते रहेगा। ठीक है, लेकिन ग्रेविटी का इफेक्ट है, इसी वजह से उसका वो बॉल एक समय के बाद क्या होता है, रुक जाता है, जंप करना बंद कर देता है। इस पे क्यों नहीं पता, एक्चुअली इतने एक मॉलिक्यूल का मास इतना छोटा होता है गैस का कि ग्रेविटी का इफेक्ट कोई पड़ ही नहीं पड़ता, और इस वजह से गैस मॉलिक्यूल हमेशा कोलाइड करते रहता है, हमेशा। ठीक है, तभी तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि वो कोलाइड करते हैं, कंटीन्यूअस इनफाइनाइट टाइम के लिए कोलाइड करते हैं वो। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स। फोर्थ है गैस मॉलिक्यूल आर नॉट एट रेस्ट, गैस मॉलिक्यूल आर नॉट एट रेस्ट बट पॉजेज रैपिड रैंडम मोशन, बट पॉजेज rapid random but causes rapid random motion in a straight line, in straight line in or direction, in straight line in or direction। कहने का मतलब है, देखो एक पहला तीसरा अगर आपको समझ में आए तभी चौथा समझ। एक तो ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और जब ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ा तो एक बार ये टकराएगा, फिर वापस आएगा, फिर टकराएगा, फिर वापस आएगा, कंटीन्यूअस मोशन में रहेगा। अब देखो यहाँ पे बात है, अगर टकरा रहा है, देखो अगर ये टकरा रहा है तो जब टकराएगा तो कुछ एनर्जी लूज करनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे जो कोलिजन होता है ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो होगा तो उसमें कभी भी एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, ना मोमेंटम का कोई लॉस होता है। मोमेंटम मतलब ना स्पीड में कोई चेंज आता है, तो स्पीड में जब कोई चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब एनर्जी भी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ठीक है, तो ये इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल, अगर आपने थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपने शायद पता नहीं देखिए कि हंसी तो फंसी एक मूवी है परिणीति चोपड़ा की, राइट, उसमें वे आईआईटी दिल्ली की स्टूडेंट रहती है, वो एक बॉल इन्वेंट करती है। वो बॉल इस तरीके से रहता है कि वो जब भी टकराएगा तो इलास्टिक कोलिजन करता है, मतलब टकराएगा फिर वापस टकराएगा फिर वापस टकराएगा, मतलब कंटीन्यूअस जंप करते रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोके नहीं। ठीक है, तो ये एग्जांपल होगा आपका इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में सबसे बेस्ट एग्जांपल बताओ, मान लो यहाँ पे साइकिल रखी है और गाड़ी मारुति वैन आके इसको टकरा दी, तो मारुति वैन जब उससे टकराई तो अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी उसको दी, तो साइकिल क्या होगी, आगे दौड़ पड़ेगी, है ना, साइकिल क्या होगी, आगे दौड़ पड़ेगी। हाँ, वो अलग बात, आगे जाने के बाद वो गिर जाएगी, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर तो हुआ यहाँ पे। मतलब इस केस में क्या, इसने अपनी एनर्जी लॉस करी, उसने एनर्जी गेन रही, ओवरऑल एनर्जी कंजर्व नहीं रहता इस केस में। ठीक है, तो ये इस टाइप के एग्जांपल को हम बोलते हैं इनइलास्टिक, जहां एनर्जी का लॉस होता है, एक मॉलिक्यूल एनर्जी लॉस करता है दूसरे को देता है, तो वो हमारे लिए इनइलास्टिक कोलिजन होता है, उसको हम कभी भी इलास्टिक कोलिजन नहीं कहते हैं। ठीक है, तो दिस वाज योर फोर्थ पॉइंट, द गैस मॉलिक्यूल आर नॉट एट रेस्ट बट पॉजेस रैपिड रैंडम मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शन। ओके, हमेशा। अब ये गैस मॉलिक्यूल टकराएगा फिर जाएगा, फिर टकराएगा फिर जाएगा, एक रैपिड रैंडम मोशन रहता है, जिगजैग जैसा, समझे, वही है। क्वेश्चन 5th है, ड्यूरिंग देयर मोशन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंटेनर, during their motion molecules of the gas collide with the wall of container
wall of container collide with the wall of container and this collision are considered to be and this collision are considered to be perfectly elastic. वही जो आपको मैंने पॉइंट बताया वही ये फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है। इलास्टिक मतलब एनर्जी as well as momentum is conserved, ठीक है। मतलब परफेक्टली इलास्टिक हो गया, एनर्जी और मोमेंटम दोनों के दोनों क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, ठीक है। 6 पॉइंट, ठीक है। 6 पॉइंट क्या है, प्रेशर डेवलप बाय द गैस इज ड्यू टू दिस कोलिजन। प्रेशर डेवलप by the gas is due to this collision। देखो मैंने आपको क्या बोला था, गैसेस स्टेट में प्रेशर आपको दो ही वजह से मिलेगा। पहले वजह से प्रेशर आपको जो मिलेगा ना बेटा, वो मिलेगा आपको एक तो मतलब जो गैस मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, क्योंकि देखो रैपिड रैंडम मोशन है, कभी ना कभी तो ऐसा समय जरूर आएगा कि वो वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएगा, और जब कंटेनर से टकराएगा मतलब फोर्स एक्सर्ट करेगा उस पर्टिकुलर एरिया पे, वही तो प्रेशर होता है, ठीक है। तो एक प्रेशर ये एक प्रेशर होता है बिकॉज ऑफ हाइट, जो हमने कल पैरामीटर में पढ़ा ही था, ठीक है। तो दो ही प्रेशर होता है। यहाँ पे जो प्रेशर बात हो रहा था वो वॉल ऑफ द कंटेनर की बात है। देखो अभी तक जो भी मैक्सवेल ने बोला था उसमें एक भी पॉइंट गलत नहीं बोला था, और सोचो बस उसने ऐसे अपने आप को कमरे में बंद करके और सारी बातें ऐसे सोच के उसने बोल दी थी, और मोस्ट ऑफ द पॉइंट इसके सही थी यहाँ पे जितने भी उसने पॉइंट बोले थे, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, 7 पॉइंट, बोला एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस सैंपल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस सैंपल इज डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद रखना कभी भी गैसियस की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर में। ना वो मास पर डिपेंड करेगी ना वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ना उसके नेचर पर भी डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 8 पॉइंट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम occupied by the gas molecule, volume occupied by the gas molecule is negligible in comparison to volume of कंटेनर। देखो ये लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्यों? देखो यही एक डिफरेंस होता है रियल गैसेस में और आइडियल गैसेस में। देखो आइडियल गैसेस नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आप ऐसा सोचते हैं ना कि आइडियल गैस रियल में एग्जिस्ट करती है, एक तरीके के छलावा है, मतलब इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। दुनिया में कोई परफेक्ट इंसान ही नहीं है, तो गैस कहाँ से परफेक्ट हो सकती है, मतलब आइडियल कैसे हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आइडियल गैस नाम की कोई चीज नहीं होती है। और अगर ऐसा है कि आइडियल गैस का क्या मानना था कि जैसे मैक्सवेल का ये मानना था ना कि अगर आप गैसेस को कंप्रेस कर रहे हो और अगर वो पिस्टन वॉल ऑफ द कंटेनर, मतलब जैसे आप किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हो और उसका जो पिस्टन है बॉटम ऑफ द कंटेनर को टच कर रहा है, इसका मतलब गैसेस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। आप उसको कंप्रेस करने पर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, और एक गैस को कंप्रेस करने पर, क्योंकि जब गैसेस कंप्रेस होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो जब आप गैस को कंप्रेस करो तो कुछ ना कुछ लिक्विड मिल रहा है। मान लो एक इतना लिक्विड मिला और एक गैस को कंप्रेस करने पर इतना लिक्विड मिला। अगर मैं इस लिक्विड को
10 ml से कंपैरिजन करो, इस लिक्विड को 10 ml से कंपैरिजन करो, तो ऑब्वियस सी बात है ये वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो जाएगा, बट ये वॉल्यूम को मैं नेग्लिजिबल नहीं कर सकता हूं। ये दिस इज द मेजर डिफरेंस। देखो यही मेजर डिफरेंस आता है, और यही पॉइंट में वो गलत हो गया था, क्योंकि ये चीज वैलिड हो सकती है सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के बारे में। जब मैक्सवेल ने ये थ्योरी दी थी तब रियल गैस और आइडियल गैस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, तब सिर्फ गैस लोग जानते थे। बाद में बहुत जब जैसे जैसे रिसर्च होते गए, साइंटिस्ट ने अपने थीसिस लिखते गए, वैसे वैसे ये चीजें डेवलप है कि भैया दो तरीके के गैस होते हैं, एक होता है आइडियल गैस होता है, एक रियल गैस होता है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे भाई रियल गैसेस क्या है। तीसरा पार्ट रियल गैस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रियल गैस है, और 100% क्वेश्चन अगर पूरे चैप्टर में से कहीं आए नहीं, लेकिन उस पार्ट से जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। बट उसको करने के लिए आपको ये पूरा पार्ट थोड़े बहुत लॉजिक समझने पड़ेंगे, काइनेटिक, केटीजी के, ठीक है। तो एक बात क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस देखो गैसेस का, देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी, वॉल्यूम गैस का नेग्लिजिबल क्यों है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम नहीं है। आप ऑब्वियस बात है, जब एक गैस के मॉलिक्यूल का जब वॉल्यूम ही नेग्लिजिबल है, आप उसको कितना ही मतलब ग्रुप में आप उसको कितना ही कंप्रेस कर लो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही माना जाएगा। लेकिन अगर मान लो अगर किसी गैस का मॉलिक्यूल सफिशिएंट वॉल्यूम है, उसको कंप्रेस करने पे सफिशिएंट वॉल्यूम मिलेगा आपको, मतलब सफिशिएंट लिक्विड का अमाउंट मिलेगा, तो उस वॉल्यूम का आप कंटेनर के वॉल्यूम से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और ये मेजर डिफरेंस आ जाता है रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में। इसलिए देखो अभी तक आपने क्या किया था पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि हमने गैस को सिर्फ आइडियल माना, तो जो कंटेनर था वही मेरा वॉल्यूम ऑफ द गैस भी था, क्योंकि एम्प्टी स्पेस, ठीक है। लेकिन वो वैलिड होता सब किसके लिए, आइडियल गैस। रियल गैस के लिए वो चीज वैलिड नहीं होता है। आई बात समझ में। और आइडियल और रियल में फर्क ये होता है कि रियल गैस का कुछ वॉल्यूम होता है, बट आइडियल गैस का कंटेनर का ही वॉल्यूम माना जाता है, क्योंकि उसका खुद का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। इसलिए रियल गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, बट आइडियल गैस को आप कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखो जनरली हम जो भी गैस यूज करते हैं ना, चाहे एलपीजी हो, चाहे लाइटर में जो वो मेरा लिक्विड होता है, या फॉग हो, वो सारे रियल गैसेस, दे आर नॉट आइडियल गैसेस। आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, क्यों, क्योंकि उनका खुद का वॉल्यूम तो है ही नहीं। जब उनका खुद का वॉल्यूम ही नहीं है, तो आप उसको लिक्विड में कैसे करोगे। और आपको मैंने एक एग्जांपल दिया भी था कि कभी भी हम गैस को गैस के फॉर्म में नहीं यूज करते, प्रैक्टिकली हम गैस को हमेशा लिक्विड के फॉर्म में यूज करते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। 9th पॉइंट, देयर आर नो फोर्स ऑफ attraction between gaseous molecule। देखो ये लास्ट के दो पॉइंट है ना, रियल गैस में वैलिड नहीं होते, क्योंकि देखो जब तक दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगा नहीं, तब तो लिक्विड में बनेगा नहीं। इसका मतलब आइडियल गैस में होता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता, बट रियल गैस में ऐसा नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये इसमें 9 पॉइंट दिए थे, तो 9 के 9 पॉइंट आपको दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नोट बना के इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अबव पोस्टुलेट्स आर वैलिड ओनली फॉर above postulates are valid only for ideal gas, because for real gases, last two postulates are not valid. Last two postulates are not valid. Last two postulates are not valid, ठीक है। चलो इसके बाद हमारा आता है काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये भी मैक्सवेल ने ही दिया था, ये भी किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया। सारा का सारा मैक्सवेल का ही दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इक्वेशन विच रिप्रेजेंट relationship between pressure of the gas with the volume of container comma mass of molecule
molecule and number of molecule and number of molecule in the container and root mean square speed and root mean square speed of the molecule is known as kg काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, मतलब ऐसा इक्वेशन जो प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बीच में रिलेशनशिप देता है, उसको हम kg बोलते हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड मतलब वेलोसिटी का रूट मीन और उसका स्क्वायर, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, तो इक्वेशन ये था pv = 1/3 m n vrms। ठीक है, urms या vrms स्क्वायर बोल कर रखने पड़ता किसी किसी बुक में, क्योंकि यहाँ पे v वॉल्यूम ले लिया, इसमें v नहीं है यूज किया मैंने, urms यूज कर दिया। ठीक है, p प्रेशर हो गया, v वॉल्यूम, m मास, n क्या हो गया मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और urms मेरा क्या हो गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन अगर मैं इस पे छोटा सा क्वेश्चन करूं कि कैलकुलेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय pressure exerted by 10⁻23 gas molecule, 10⁻23 gas molecule। ठीक है, having mass 5 × 10⁻22 gram, present in a container of volume 10 liter and moving with RMS speed equal to 500 meter per second, 500 meter per second। ठीक है, तो PV = 1/3 mNURMS स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर उसका कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 1/3 ग्राम उसने कितना दिया, 5 × 10⁻22 और VRMS उसने कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये ग्राम में दिया हुआ 10⁻23 गैस मॉलिक्यूल है, और इनटू कितना दिया हुआ है 500 का होल स्क्वायर। देखो अगर आप डायरेक्टली ये पुट करते तो 110% मान के चलो क्वेश्चन आपका आंसर गलत है तो फॉर्मूला बेस्ड, नो डाउट है फॉर्मूला बेस्ड, तब भी आपका आंसर गलत आएगा। क्यों आएगा, देखो क्योंकि यहाँ पे स्पीड मैंने लिया मीटर पर सेकंड में, वॉल्यूम ले रहा आप लीटर में, तो आपको पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में। तो 10⁻³ आपने क्या कर दिया, मीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, तो यहाँ से 10⁻³ तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इधर आएगा, 10 और 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्रेशर बराबर 5 × 25 × 10⁻4 डिवाइडेड बाय 10⁻³ 10⁻³ × 3। तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो आंसर आता है 4.1 × 10⁻5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों में से आप चूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो 1 मिनट होल्ड करना। चलो इसके बाद हम आप देखेंगे नेक्स्ट कि आखिर ये आया कैसे, PV = 1/3 तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। अब उसने क्या सोच के ये लाया, ये भी हम चेक करेंगे अभी।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेरिवेशन ऑफ Kg। ठीक है, तो इस कुछ इस तरीके से मान लो, ठीक है, हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने बायोलॉजी नहीं लिया। मुझे बायोलॉजी इसी वजह से कभी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बहुत डायग्राम बनाने पड़ते थे यार इसमें। पता नहीं बायो वाले कैसे बायो पढ़ लेते हैं, मुझे तो कभी बायो समझ में आया नहीं वैसे। ठीक है, अगर मैं इसके नेमिंग कर देता हूँ A B C D E F G H, ठीक है, मैं इस शेडेड पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये शेड क्यों किया, मान लेता हूँ मेरा कोई ये x है, ये y है और ये z है, कोई पार्टिकल है रैंडमली, ये जा रहा है इस तरफ से। तो अगर ये पार्टिकल है μ1 स्पीड से जा रहा है, कैसे जा रहा है μ1 ऐसे, इस पर्टिकुलर एरिया में n नंबर ऑफ पार्टिकल है, कितने n नंबर है। मैंने फर्स्ट पार्टिकल को पकड़ा जिसका स्पीड वेलोसिटी है u1, तो इसका अगर मैं करूं तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, ux1 हो जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, uy1 हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, uz1, जो हम आप वेक्टर में तोड़ते हो कंपोनेंट को, तो उसी को मैंने तोड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, uy1 और uz1 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, uz1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ऐसा मान के चलो, लेट अस कंसीडर अ क्यूब, लिख देता हूं मैं, लेट अस कंसीडर अ क्यूब हैविंग एज लेंथ l। अब इसका एज लेंथ भी कितना है, इस क्यूब का l है, हैविंग एज लेंथ l, हैविंग एज लेंथ l, कंटेन n गैस, कंटेन n गैस है। ठीक है, n नंबर ऑफ गैसेस है, मुझे नहीं पता n को कुछ भी अमाउंट हो सकता है। गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल हैविंग मास m, having mass m, ठीक है, they all travel with, they all travel with, they all travel with different speed, different speed, they all travel with different speed, and these speed are, and these speed are u1 u2 u3 dot 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 u1। ठीक है, n पार्टिकल है, सबका अपना अपना स्पीड है, फर्स्ट पार्टिकल का u1 का, सेकंड का u2 u3 ऐसे n un वाले का un होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स मैं लिख देता हूँ, नहीं भी समझ में आया, मॉलिक्यूल फर्स्ट सेकंड थर्ड डॉट 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 n, और उसकी स्पीड कितना हो जाएगा, इसका u1 u2 u3 un। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर मैंने u1 वाले का रिजोल्यूशन किया, ठीक है, तो लिख देता हूं हमारे यहां से रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ, रिजोल्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एक्सेस, एक्सेस में मैंने रिजोल्यूशन किया, तो u1 वाले को किस तरीके से कर सकते हैं, ux1 i कैप प्लस uy1 j कैप प्लस uz1 k कैप। आई होप सो ये सब तो आपको वेक्टर को आता ही होगा। कंसीडरिंग मॉलिक्यूल इज ट्रैवलिंग विद, ठीक है, अब जैसे मैंने ऐसा माना कि चलो इस तरीके, ये तो कहानी हो गई स्टार्टिंग की। अब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि चलो ये x एक्सिस, ये मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये जो मॉलिक्यूल है सिर्फ x एक्सिस की तरफ जा रहा है,
मैंने ऐसा माना कि मैं बाकी एक्सेस को कंसीडर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक्स एक्सेस को कंसीडर कर रहा हूं, तो अगर ये एक्स एक्सेस की तरफ जाएगा तो ये इसी शेडेड रीजन में टकराएगा, हाँ या ना? इतना बात को तुम मानते हो? तो मैं वही लिख रहा हूं, कंसीडरिंग मॉलिक्यूल, कंसीडरिंग। अब आप बोलोगे सर मैं x क्यों मानूं, मैं y मान सकता हूं, तो आप ये शेडेड रीजन ले लेना। आप बोलोगे z क्यों, तो z वाले तो फ्रंट वाला लेना, वो आपकी चॉइस, आप जो जो रीजन लेना, जो आपका x फेवरेट हो x लो, y फेवरेट हो y लो। कंसीडरिंग मॉलिक्यूल इज ट्रैवलिंग, कंसीडरिंग मॉलिक्यूल इज ट्रैवलिंग इन x एक्सिस, ठीक है। और मुझे पता है कि भैया ऐसा भी ऐसा माना गया है कि तीनों एक्सिस में स्पीड क्या है, बराबर है, ठीक है। तो जब इससे इस दीवार से टकराएगा, मान लो जब इससे दीवार से पहले टकराया, तो व्हाट इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन, m1 ux1, ठीक है। जब टकराया और फिर वापस आया, तो टकरा के फिर वापस आए उसी डायरेक्शन में, तो नेगेटिव स्पीड हुआ, तो तब क्या हो जाएगा, -μ1 m1, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, कोलिजन किसके साथ, विथ वॉल ABCD, किसके साथ, ABCD के साथ, ठीक है। तो ये कितना होगा, m1 ux1, ये होगा mv स्पीड होती है ना, तो मोमेंटम का कौन होता है, m1 ux1 बिफोर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, मान लो यहां से गया और फिर वापस इसी डायरेक्शन में आ गया, तो नेगेटिव डायरेक्शन होगा, तो -m1 ux1 सेम रहेगा, बट -m1 ux1 होगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, m1 ux1 माइनस ऑफ m1 ux1, तो मतलब क्या होगा, ट्वाइस ऑफ m1 ux1, ये मेरा चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। अब भाई बात बताओ, जिस मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया, ठीक है, मतलब ड्यूरिंग द कोलिजन, मतलब एक तरफ इधर से गया तब भी l लेंथ ट्रैवल किया, और इधर आया तब भी l लेंथ ट्रैवल किया, तो एक्चुअल में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 2l डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन, डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज इक्वल टू 2l, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस हो गया, तो टोटल टाइम कितना लगा होगा, तो टाइम टेकन कितना लगा होगा, ठीक है। व्हाट इज द टाइम टेकन, तो मान लो 2l टोटल डिस्टेंस था और लेट स्पीड कितना ux1, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आएगा, आपको टाइम देगा, ठीक है। अब सपोज करो अगर चेंज इन मोमेंटम है, देखो बात को समझा, जो मैंने ऊपर निकाला वो चेंज इन मोमेंटम है, अगर मैं उसको टाइम टेकन से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, सपोज जो मैंने ऊपर निकाला वो चेंज इन मोमेंटम था, अगर उसको मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, देखो चेंज इन मोमेंटम होने के लिए उसको दीवार से टकराना पड़ेगा, नहीं टकराया तो कोई भी चेंज इन मोमेंटम नहीं है, तो हम ऐसा कंसीडर करके चलते हैं कि भैया ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैंने उसका x एक्सिस वाला वेक्टर लिया, तो वो इस बॉल पे टकराएगा, इतना स्पीड चेंज होगा, तो इसका चेंज इन मोमेंटम होगा इतना, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम का जब भी आप टाइम टेकन से डिवाइड करते हो तो आपको नो डाउट इंपल्स देता है, इंपल्स इज नथिंग बट फोर्स, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि फोर्स इज नथिंग बट इंपल्स, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, m1 ux1, ठीक है, m1 ux1 डिवाइडेड बाय फोर्स, देखो कितना था मेरा चेंज इन मोमेंटम था, सॉरी माय मिस्टेक, एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, ठीक है।
क्या था मेरा, इम्पल्स बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैं इसका बात तो चेंज इन मोमेंटम कितना है मेरा, ट्वाइस ऑफ m1 ux1 डिवाइडेड बाय 2l डिवाइडेड बाय ux1। तो ux1 ऊपर चला जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m1 ux1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा m1 ux1 का होल स्क्वायर। और मुझे पता है कि ux1 इज इक्वल टू uy1 और इज इक्वल टू uz1। क्या इस बात को मानते हैं ux1 इज इक्वल टू uy1 और इज इक्वल टू uz1? क्योंकि हमको पता है कि तीनों एक्सेस में स्पीड क्या होगी, इसकी बराबर होगी। तो अगर मैं u1 स्क्वायर की बात करूं, आपने वेक्टर वाला फॉर्मूला, तो ux1 का स्क्वायर प्लस uy1 का स्क्वायर प्लस uz1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं u1 स्क्वायर की बात करूं तो 3 टाइम्स ऑफ ux1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो व्हाट इज द ux1 स्क्वायर, ux1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा u1 स्क्वायर बाय 3। कितना हो जाएगा, u1 स्क्वायर बाय 3। तो टोटल एक्सर्टेड, टोटल फोर्स exerted by वन मॉलिक्यूल। अगर मैं n1 मॉलिक्यूल की बात करूं तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स हो जाएगा मेरा 1/3, ux1 की जगह पुट कर दो m1 u1 का स्क्वायर, m1 u1 s का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं, अब मैं इसकी बात करूं, मैं टोटल फोर्स की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, टोटल फोर्स की। ठीक है, अगर मैं ये, अगर ये तो वन मॉलिक्यूल की है, तो टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय n मॉलिक्यूल, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बस 1/3। ठीक है, m होगा, नॉट m1, क्योंकि हर मॉलिक्यूल का, सभी माय मिस्टेक, यहाँ गलती हो गई ना, mux1 स्क्वायर हो जाएगा mux1, क्योंकि मास सबका सेम ही है, हर मॉलिक्यूल का मास तो सेम ही रहेगा। और कुछ गलती थी क्या, बस m1 नहीं होगा, m होगा। ठीक है, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, m1 नहीं होगा, m होगा। ठीक है, तो यहाँ पे m कॉमन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस un स्क्वायर हो जाएगा। क्या इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, हाँ या ना? ठीक है, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इसी में थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ, 1/3 m इंटू n इंटू u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस un स्क्वायर। ठीक है, देखो ये कहां से फिर से समझा रहा हूं कि अगर एक मॉलिक्यूल का इतना है तो n मॉलिक्यूल का आप क्या करो, टोटल फोर्स का ऐड करोगे, तो सब में m तो क्या है, कॉमन है, 1/3 कॉमन है, ये निकल जाएगा u1 u2 सबको n, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे भी मैं n और n से क्या कर दे रहा हूं, डिवाइड कर दो, कोई चेंज आएगा, कुछ नहीं चेंज आएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज हो जाता है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं URMS, रूट मीन। देखो रूट मीन क्या होता है, मीन मतलब होता है कि सबका करके उसका टोटल से डिवाइड कर दो और स्क्वायर कर दो, यही हो गया मेरा क्या, रूट मीन स्क्वायर। तो एक्चुअली में ये वैल्यू जो हो जाती है, वो वैल्यू हो जा रही है टोटल फोर्स बराबर जो हो रहा है मेरा, टोटल फोर्स एक्चुअली में किसके बराबर हो रहा है, देखो सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गई मेरे से ना, गलती ये है ना, L देखो यहाँ पे है ना, वही तो मैं सोचूं कुछ गड़बड़ है, L है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी m/L आएगा, यहाँ पे भी m/L आएगा, यहाँ पे भी m/L आएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल फोर्स, टोटल फोर्स हो जाएगा मेरा 1/3 m n URMS का स्क्वायर बाय L। ये आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स। और मुझे पता है प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स आपके पास कितना है, 1/mNURMS का स्क्वायर बाय L डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, क्योंकि मुझे एरिया तो ये कंसीडर करना ना, जब मोमेंटम हुआ तो वो एरिया कंसीडर किया, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने L छोड़ दिया था, तो प्लीज कंसीडर इट। ठीक है, तो L स्क्वायर L क्यूब हो जाएगा, ये L क्यूब हो जाएगा ना ये, तो 1/3 mNURMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L क्यूब, मतलब L क्यूब को क्या वॉल्यूम लिख देता हूँ, तो PV बराबर क्या हो गया, 1/3 mNURMS का स्क्वायर। तो हेंस दिस इक्वेशन इज प्रूव्ड। आई बात समझ में? देखो
हालांकि मैं चाहता तो ये डेरिवेशन स्किप कर सकता, बट थोड़ा कॉपी सुंदर दिखना चाहिए आपका कि आपने पढ़ा है, आपको लगना चाहिए कि भैया हमने कुछ चीज़ें पढ़ी है यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट रुक कर जस्ट। ठीक है, अब आखिर काइनेटिक गैस इक्वेशन का यूज क्या है ये भी देख लेते हैं। देखो जब मैक्सवेल ने ये निकाला था ना काइनेटिक गैस इक्वेशन, तो उसने बाकी लॉ भी अपने इक्वेशन से प्रूफ भी कर दिया था। बाकी लॉ कौन सा भैया, बॉयल्स लॉ हुए, चार्ल्स लॉ हुए, सारे के सारे इसी इक्वेशन से क्या हो गए थे, प्रूफ हो गए थे। कैसे हो गए थे देखो बता देता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ गैस लॉ, डेरिवेशन ऑफ गैस लॉ यूजिंग केजी। तो मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 MURMS का स्क्वायर। और मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के बराबर होता है। तो क्या मैं इसका ऐसा कर सकता हूँ, 1/2 MURMS स्क्वायर इज इक्वल टू KT, है ना, इज इक्वल टू KT हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये तो जाने दो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ PV बराबर क्या होता है, 1/3 MUM NURMS का स्क्वायर, MNURMS का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, तो PV बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 1/2 MURMS का स्क्वायर इंटू n। ठीक है, तो 2 और 1/2 से कर दिया, इसको साथ में लिया और n को अलग कर दिया। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा KT के। तो PV बराबर क्या हो जाएगा, n 2/3 n KT। तो ये यहाँ से प्रूफ होता है। ठीक है, ये भी अच्छा इक्वेशन है, इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, याद रखिए PV बराबर क्या होता है, 2/3 NKT। ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है। फिर PV इक्वल टू 2/3, n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, K मतलब क्या होता है, कांस्टेंट है। और कि जैसे R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, वैसे ये भी कोई कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा दी जाएगी। ठीक है, अब ये जनरलाइज इक्वेशन उसने निकाला था, दिस वाज योर जनरल इक्वेशन जो मैक्सवेल ने निकाला था। ठीक है, ये मैक्सवेल का आइडियल गैस इक्वेशन ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो PV को उसने इस फॉर्म में ले आया था। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से बॉयल्स लॉ प्रूफ करने की करूँ तो देखो बॉयल्स लॉ भी प्रूफ हो जाएगा यहाँ से। बॉयल्स लॉ का क्या मानना था कि भैया n कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट, मतलब n तो मेरा कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट हो जाएगा, टेंपरेचर भी क्या हो जाएगा मेरा कांस्टेंट है। बॉयल्स लॉ का इसका मतलब PV का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देखो ये मैक्सवेल का जनरलाइज्ड इक्वेशन था। ठीक है, तो देखो यहाँ से हेंस PV इक्वल टू कांस्टेंट प्रूफ हो जाएगा। सेकंड चार्ल्स लॉ, देखो चार्ल्स लॉ भी यहीं से प्रूफ हो रहा है। कैसे, चार्ल्स लॉ में क्या था, चार्ल्स लॉ में होता था प्रेशर कांस्टेंट होता था, प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता था मेरा, कांस्टेंट हो जाता था, राइट। प्रेशर टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस भी क्या होता था, कांस्टेंट हो जाता था। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता था, सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट होता था, मिस्टर प्रेशर कांस्टेंट होता था। तो इसका मतलब ये होगा कि इस इक्वेशन में n और p कांस्टेंट है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो यहाँ से भी आपको दिख रहा है, या तो आप यहाँ से वैसे कर सकते हो कि v को ऐसा लिख सकते हो 2/3 n/p इंटू t। तो k की वैल्यू किसके बराबर हो रही है यहाँ पे, 2/3 n/p। आई बात समझ में। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है कि चार्ल्स लॉ यहाँ से कैसे प्रूफ हो रहा है, मैक्सवेल सॉरी काइनेटिक गैस इक्वेशन से। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ में क्या होगा भैया, वॉल्यूम मेरा क्या होता था, कांस्टेंट होता था, और n भी क्या होता था मेरा, कांस्टेंट होता था। इसका मतलब जो p जो होगा वो क्या होगा, 2/3 n/v इंटू t। तो यहाँ पे मेरा ये किसके बराबर हो गया, k के बराबर है, तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t।
यहाँ से भी आपको समझ में आया। तो उसने अपने इक्वेशन से तीनों लोगों को क्या कर दिया, पहले उसने इसको इस फॉर्म में ले आया, ठीक है। इस फॉर्म में लाने के बाद उसने इस तरीके से तीनों लोगों को प्रूव भी कर दिया कि देखो मेरा इक्वेशन ये भी सही है कि हम तीनों लोगों को प्रूव कर सकते हैं अपने इक्वेशन। तो दिस वाज द ओवरऑल थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कल इसका हम एप्लीकेशन पार्ट सीखेंगे, ठीक है। तो प्लीज कल रिवाइज करके आइएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थ्योरेटिकल बेस पे बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, और डेरिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस करिए आ जाएगा। ये सब मैंने इसलिए कहा क्योंकि 11th के क्लासेस में बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।